Hello students, today we discussed one of the most important topic of class 12th unit 1st electrostatic, that is Van de Graaff generator. Most important. So Van de Graaff generator क्या होता है, तो इस डायग्राम को मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में कुछ बातें क्लियर कर लूँ। सो वैन डी ग्राफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है ये वैन डी ग्राफ जनरेटर। नंबर वन प्रिंसिपल, नंबर वन कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट वन इज चार्ज given to a sphere, it spread on the outer surface. ओके, तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को समझते हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि चार्ज गिवन टू स्पेयर इट्स स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस। सपोज स्टूडेंट, आपके पास एक स्पेयर है और इस स्पेयर में मैं इस स्पेयर को अंदर चार्ज दे देता हूँ Q। ओके, मैंने इस स्पेयर को चार्जेस इनसाइड द स्पेयर, मैंने चार्ज इसको कितना प्रोवाइड किया, Q चार्जेस। ओके, तो ये चार्जेस क्या होंगे, रिपेल, अपने आप को रिपेल कर करके कहाँ पे स्टे कर रहेंगे, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस स्पेयर। ओके, इफ दिस चार्जेस लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्पेयर, तो देन इनसाइड द स्पेयर चार्ज कितना होगा, इनसाइड द स्पेयर चार्ज विल बी 0। ओके, इफ चार्ज इज 0 इट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी inside the conductor is 0. If E is 0, then Q is 0. Okay, it means when charge is given to a sphere, it will spread on the surface of the conductor. Okay, ये रिपेल कर करके इधर से उठकर आउटर सरफेस में चले जाएंगे। ओके, ये चार्ज इनसाइड द स्पेयर कभी भी प्रेजेंट नहीं मिलेंगे आपको। ओके, इस कंसेप्ट को दूसरे तरीके से भी समझेंगे। ठीक है, इस तरह से कि सपोज आपके पास एक स्पेयर है, ओके, और उस स्पेयर का पोटेंशियल V1000 वोल्ट है एंड चार्ज जो है Q चार्ज है वो इस स्पेयर पे कितना है, 1000 कूलम। ओके, सो यहाँ पे एक बॉडी है, इसके पास चार्ज कितना है, सपोज इस बॉडी के पास चार्ज है 2 कूलम एंड इसका पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। एंड इस बॉडी को इस स्पेयर के साथ मैंने वायर के थ्रू इस स्पेयर को इस बॉडी के थ्रू कनेक्ट किया। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये चार्ज जो है, दिस 2 कूलम चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस स्पेयर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने पढ़ा भी है, ठीक है, कि चार्ज जो है इट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू ए लो पोटेंशियल। ओके, सो चार्ज जो है, ये चार्ज इस रीजन से इस रीजन में तो जाएगा नहीं। हाँ, इसका इस पेयर का ये वाला चार्ज जो है इस रीजन से होकर इस रीजन में जरूर आएगा। ठीक है, ये तब तक आएगा टिल देयर पोटेंशियल ऑफ टू बॉडीज बिकम इक्वल। ठीक है, सो इस चार्ज को मुझे इस बॉडी से इस स्पेयर में पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊं, तो आप कहोगे सर इसको वर्क डन करा दो, इसके अगेंस्ट क्या करो, इस चार्ज पे वर्क डन करा दो, तो ये चार्ज यहाँ से होकर इस स्पेयर में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस पर वर्क डन नहीं करना है, इसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि यहाँ से जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इस स्पेयर में चले जाए।
ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट करता हूँ और उस अरेंजमेंट में मैं इस स्फीयर को क्या करता हूँ, एक कैविटी फॉर्म करता हूँ स्फीयर में। ओके, मैं एक कैविटी की फॉर्मेशन करता हूँ स्फीयर में और इस बॉडी को स्फीयर के अंदर रखता हूँ, ठीक है। और इस स्फीयर का पोटेंशियल टोटल कितना है, 1000 वोल्ट, एंड इसका चार्ज जो है वो कितना है, दैट इज 1000 कूलम। और इसका खुद का कितना है पोटेंशियल, 2 वोल्ट, एंड चार्ज कितना है इसका, 2 कूलम। ओके, और इस स्फीयर को इस बॉडी के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम वायर, ठीक है। इस वायर के साथ इस बॉडी को इस स्फीयर से कनेक्ट किया। अब होगा क्या, ये चार्ज इधर से फ्लो होके इस स्फीयर में चले जाएगा, और जहाँ जाएगा स्फीयर में वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो इसको ज़रा इधर यहाँ समझते हैं। सपोज स्टूडेंट ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एंड वी नो दैट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ ए स्फीयर E इज ज़ीरो। अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ E ज़ीरो रहेगा, E ज़ीरो रहेगा, E ज़ीरो रहेगा। ओके, यहाँ पे लूँ E ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे लूँ E ज़ीरो रहेगा। ओके ओके, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ओके, मैं इस पेयर का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो E इज ज़ीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट वी नो दैट E इक्वल टू व्हाट, माइनस dV by dr. Okay, if this is 0, then this V is what, V is constant. कैसे क्यों है, E अगर 0 होगा तो V उधर का क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट, ना कि 0। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे V कितना होगा, कांस्टेंट, यहाँ पे V कितना रहेगा, कांस्टेंट, यहाँ पे V कितना रहेगा, कांस्टेंट। हर जगह हर पॉइंट पे V क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी जैसी सरफेस को जहाँ पे पोटेंशियल क्या रहे, इक्वल रहे, सेम रहे, एट दैट सरफेस वी कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो चले आते हैं हम इस डायग्राम पे, इस पेयर के। तो देखो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है, इस पेयर का 1000 वोल्ट। इस पॉइंट पे इस पेयर के, इस सरफेस के इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, 1000 वोल्ट। यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होगा, 1000 वोल्ट, यहाँ पे होगा 1000 वोल्ट। मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस द पोटेंशियल रिमेंस सेम। ओके, इफ पोटेंशियल रिमेंस सेम, अब इसके पास खुद कितना पोटेंशियल है, इस बॉडी के पास 2 वोल्ट, और इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, 1000 वोल्ट। तो इस बॉडी के पास ऑटोमेटिकली कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 1002 वोल्ट। ओके, 1000 पोटेंशियल इसको मिल गया, इसका किसका, स्पेयर का, और 2 वोल्ट अपना खुद पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 1002 वोल्ट। और जब इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, देन चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। then charge will flow from this body to the outer surface of this sphere. तो चार्ज यहाँ पे चले आएगा। ओके, मतलब देखो जब भी हम चार्ज इस स्पेयर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर डालेंगे, तो चार्ज तो कंडक्टर के अंदर तो लाई करेगा नहीं, वो तो सरफेस पे रह जाएगा। लेकिन वो सरफेस पे तब लाई करेगा जब वो फ्लो होगा, और फ्लो होने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाई पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर हम स्मॉल डाल रहे हैं और उसका पोटेंशियल भी स्मॉल है, तो कैसे वो उस फ्रॉम लो रीजन से हाई रीजन में जाएगा। तो लो रीजन से तो हाई रीजन में तो चार्ज कभी नहीं जाएगा, तो जाने के लिए उसको हाई पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाई पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करेगा, उससे हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा उसका खुद का पोटेंशियल, जो जितना है, प्लस ऐड करो जो उस सरफेस में, उस सरफेस का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस सरफेस, फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन। ओके, नाउ व्हेन इट मीन्स from this concept we clear that when charges is given to a surface, when charges is given to a sphere, it will spread on the outer surface of the conductor. Okay, it will always spread on the outer surface of a conductor. Okay student, so concept number is 2,
सेकंड कंसेप्ट है कोरोना डिस्चार्ज, Van de Graaff generator. The second principle on which this Van de Graaff generator works is corona discharge. Okay, so corona discharge क्या होता है स्टूडेंट? corona discharge आपके पास सपोज हमने ये चीज पढ़ी हुई है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. ओके, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए इज ए सरफेस एरिया. ओके, सो सपोज आपके पास एक पॉइंटेड सरफेस है. मैं एक पॉइंटेड सरफेस ले रहा हूँ, ये है पॉइंटेड सरफेस. ओके, तो पॉइंटेड सरफेस का एरिया ये देख रहे हैं, ये एरिया इस सरफेस का, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है. ठीक है, पॉइंटेड सरफेस का एरिया इतना कम होता है, इसका मतलब कि उसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें डेंसिटी जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा रहेगी. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइंटेड थिंग के पास क्राउड ऑफ चार्जेस, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, हमेशा ज़्यादा होंगे. ओके, इसलिए जो हमारे जो मोबाइल के चार्जर्स हैं, पिन्स हैं, वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड चार्ज, क्योंकि वहाँ से चार्जेस क्या हो, इजीली आप डिस्चार्ज कर सकते हो उस पॉइंट सरफेस एरिया से. ओके, देन कोरोना डिस्चार्ज इज नथिंग बट कोरोना डिस्चार्ज मीन्स पॉइंटेड थिंग, एक ऐसी चीज पे पॉइंटेड थिंग से जो चार्ज डिस्चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज. फिर से कह रहा हूँ कि पॉइंटेड थिंग से जो चार्ज डिस्चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज. ठीक है, ये पॉइंटेड थिंग है, यहाँ से जो चार्ज यहाँ पे है, इधर से जो चार्ज डिस्चार्ज होगा इस पॉइंटेड सरफेस से, उसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे. बिकॉज इट कैन इजिली डिस्चार्ज comparatively to any blunt surface. On the basis of these two concepts, we study Van de Graaff generator. Okay, तो first concept is this कि charge जो होगा it is always lie on the outer surface of the sphere. ठीक है, it is not present inside the conductor. मैं चार्ज कंडक्टर में इनसाइड में दे रहा हूँ, लेकिन वो चार्ज कहाँ पे हमेशा लाई करेगा? आउटर सरफेस पे. सेकंड इज कोरोना डिस्चार्ज. ओके, कोरोना डिस्चार्ज इज पॉइंटेड सरफेस जो क्या करे, पॉइंटेड थिंग जो चार्ज डिस्चार्ज होता है उसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है पोटेंशियल, हम वैन de Graaff जनरेटर का एम को पढ़ते हैं. वाई वी स्टडी है वैन de Graaff जनरेटर. एम इसका वैन de Graaff जनरेटर का ये है टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 10⁻⁶ वोल्ट. 10⁻⁶ वोल्ट का पोटेंशियल हमको जनरेट करना है. और क्वेश्चन यहाँ से ये राइज होता है, भाई इतने पोटेंशियल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो स्टूडेंट, इतने पोटेंशियल की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी? न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स. हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर है वो एटम्स मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन एटम्स खुद किससे बने हैं? वो स्मॉल पार्टिकल से बने. वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से हैं? उनकी स्टडी कैसे की? जब हमने एटम को तोड़ा, और एटम को तोड़ने के लिए हमें बम्बार्ड करना पड़ा पार्टिकल को उस एटम के ऊपर. और जब बम्बार्ड करेंगे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी तो वो बम्बार्ड होगा और तभी तो वो एटम टूटेगा. जब एटम टूटेगा हमें ये पता चलेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो एटम न्यूक्लियस से बना है, वो एटम सब एटॉमिक एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है. ओके, तो सपोज आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है सपोज, और मैं यहाँ पे एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल लेके आता हूँ. ओके, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको बम्बार्ड कराता हूँ, इसको शूट करता हूँ इस पर. ठीक है, इस न्यूक्लियस पे. तो जब ये अल्फा पार्टिकल इसके नियरेस्ट आएगा, ठीक है, इस पार्टिकल के इस न्यूक्लियस के नियरेस्ट आएगा, ये आया, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ड्यू टू कूलम फोर्स ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो चार्ज तक चलेगा. ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इस पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करता हूँ,
इतना इंक्रीज करता हूँ कि इसकी कूलम फोर्स लगने से पहले ये इसको क्या कर चुका होगा, हिट कर चुका होगा, ओके, बम्बार्ड कर चुका होगा। और जैसे ये इसको बम्बार्ड करेगा और जैसे इसके अंदर ये घुस जाएगा, ठीक है, तो ये इसको अंदर तोड़ते रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं इस पार्टिकल, इसलिए हम न्यूक्लियर स्टडी जब हम करते हैं तो हमें इतने पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज चार्जेस हमें जो हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्री जितने भी न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियस है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स से अगर बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे आज हम जानते हैं 200 प्लस एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे क्वार्क्स हैं, अब क्वार्क्स से इलेक्ट्रॉन्स है, बैरियॉन्स हैं, ठीक है, ये सब का पता कैसे चला, जब न्यूक्लियस को तोड़ा। और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें पार्टिकल्स को बम्बार्ड करना पड़ा, पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने के लिए हमें उस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना पड़ा। स्पीड को इसलिए बढ़ाया गया ताकि जो न्यूक्लियस की कूलम फोर्स, रिपल्सिव कूलम फोर्स है, वो उस पे इफेक्ट ना कर सके, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं उसकी रिपल्सिव फोर्स लगने से पहले वो क्या कर चुका होगा, उसको, वो पार्टिकल उसको न्यूक्लियस को हिट कर चुका होगा। जब वो हिट करेगा और वो न्यूक्लियस टूटेगा, उस न्यूक्लियस के टूटने के बाद हम ये फाइंड कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियस, वो पार्टिकल और कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस की, हाई पोटेंशियल एनर्जी की, ओके। सो स्टूडेंट, such high potential difference are used to accelerate charged particles like protons, alpha particles to very high energy। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि इसीलिए कि ये हमें एनर्जी, हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, लाइक जैसे प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स टू वेरी हाई एनर्जीज। ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इट वाज डिजाइन बाय वेन डी ग्राफ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ओके स्टूडेंट, दिस इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो स्टूडेंट, अब वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इतना तो हमें इसके कंसेप्ट को, दो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वर्क करता है, और ये दोनों प्रिंसिपल हमने पढ़े और दोनों प्रिंसिपल को हमने समझा, ठीक है। वन प्रिंसिपल इज व्हाट, कि चार्ज आप इनसाइड द स्पेयर दोगे, इनसाइड द कंडक्टर, वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर और स्पेयर, ओके। एंड सेकंड इज कोरोना डिस्चार्ज, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंटेड सरफेस, ओके। दिस टू प्रिंसिपल वर्क्स इन द वेन डी ग्राफ जनरेटर, ओके। सो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, वेन डी ग्राफ है, ये वेन डी ग्राफ की डायग्राम है, इस वेन डी ग्राफ की डायग्राम को हम समझते हैं। बहुत ईजी है डायग्राम, आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुका होगा तो आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर अब जो है समझ आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, देखो ये स्टूडेंट, ये आपके पास एक स्पेयर है जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने पीछे लिया था। और ये दो पुलीज है, एक P2 नाम रखा है इस पुली का और एक P1 पुली का नाम रखा है, और इस P1 P2 पुली पे हमने एक रेयन की बेल्ट लगाई है, ठीक है। और ये बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ सम मोटर, सम इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ये पुली के थ्रू ये बेल्ट क्या करेगी, ये रेयन बेल्ट मूव करेगी, ओके। और इसके नियरेस्ट हमने दो कॉम लगाए हैं, एक कॉम का नाम है C1, दूसरा कॉम C2, ठीक है, इसे हम स्प्रे कॉम भी कहते हैं और इस C2 को हम कलेक्टिंग कॉम भी कहते हैं, ओके। और C1 कॉम जो है ये हाई टेंशन सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है जो चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वेन डी ग्राफ जनरेटर में हमारा एम ही यही है, टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो कैसे जनरेट होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्टूडेंट देखो यहाँ से मैंने क्या दिया, यहाँ से इस बैटरी से पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई किए, और ये पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ कहाँ पे क्राउड हो जाएंगे, इधर 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 इधर, ठीक है। तो ये चार्जेस यहाँ पे क्राउडेड हो जाएंगे, ओके। अब देखो ये जो बेल्ट है ये तो न्यूट्रल बेल्ट, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर जो चार्जेस है रेयन के बेल्ट के ऊपर न्यूट्रल है। तो ये जो चार्जेस हैं ये यहाँ से ये कॉम जो है इसके नियरेस्ट है, तो यहाँ पे जो क्राउड का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, ये यहाँ से इस न्यूट्रल चार्जेस से कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट। जब ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो इस बेल्ट पे कौन से चार्जेस रह जाएंगे, प्लस चार्जेस, ओके। और ये मोटर के थ्रू क्या कर रही है, बेल्ट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ये मूवेबल कर रही है, मूवेबल बेल्ट है।
तो ये चार्जेस इस बेल्ट के साथ ऊपर गए, जैसे ये चार्जेस ऊपर जाएंगे, ठीक है, और कहाँ पे पहुंच गए, इस कॉलम C2 के नियरेस्ट। तो इस कॉलम C2 के नियरेस्ट जब ये चार्जेस पहुंचेंगे तो इन चार्जेस को न्यूट्रल होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस कॉलम C2 से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे कौन सा चार्जेस फॉर्म करेंगे, प्लस चार्ज। ओके, जब ये प्लस चार्जेस इस कॉम C2 पे, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग कॉम। जब यहाँ पे प्लस चार्जेस कलेक्ट हो चुके हैं, आ चुके, तो यहाँ पे चार्ज तो इनसाइड द स्पेयर चार्ज तो कभी भी नहीं रहता है, तो ये चार्ज यहाँ से होके कहाँ पे चले जाएगा, इस स्पेयर में, ठीक है। तो फिर से बेल्ट नीचे आएगी, यहाँ पे चार्जेस ये क्या करेगी, यहाँ से न्यूट्रल चार्जेस को फिर से क्या करेगी, नेगेटिव चार्जेस को ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म होंगे, फिर ये पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे, C2 के नियरेस्ट होंगे, तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएंगे, प्लस चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, फिर से ये प्लस चार्जेस, ऐसे ऐसे करते करते सरफेस पे आते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे ये सरफेस पे बढ़ते जाएंगे ये चार्जेस, इट मीन्स चार्ज जो है यहाँ पर चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, चार्जेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इस सरफेस पे चार्जेस विल बी इंक्रीज। ओके, इफ चार्जेस विल बी इंक्रीज देन potential will increase. If potential will increase, it means their velocity will increase. Okay, can I say potential energy equal to kinetic energy? पढ़ा है पीछे हमने, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, QV, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, ये जो V है ये आपका क्या है, ये आपका पोटेंशियल है। ओके, यहाँ पे देखिए V यहाँ से कितना आएगा, 1 ये 2 इधर गया, 2Q/mv, और ये स्क्वायर है, इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V। दिस V इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ओके, और ये स्मॉल v इज पोटेंशियल या वोल्टेज। तो देखो ये जो V है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल v पे। इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल इंक्रीज, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस तो कलेक्ट हो रहे हैं, चार्जेस तो इस सरफेस पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा कलेक्ट होंगे, इतना ज़्यादा कलेक्ट होंगे कि इनका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ वोल्ट। जब इनका पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट है, ठीक है, तो अब मैं इस 10⁻⁶ वोल्ट के पोटेंशियल को यूज़ करना है, और मुझे क्या करना है, अपने टारगेट को हिट कराना है, जिससे मैं फाइंड कर सकूँ वो जो भी पार्टिकल है वो और किस पार्टिकल से मिलकर फॉर्मेशन हुई है उनकी। तो यहाँ पे मैं एक पार्टिकल रख लेता हूँ, अल्फा पार्टिकल, और इस अल्फा पार्टिकल को एक ट्यूब में रखता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस रखता हूँ, और उस न्यूक्लियस पे मैं इस अल्फा पार्टिकल को, ये मेरा टारगेट है, और इस टारगेट के ऊपर मैं ये अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट आप मुझे बताओ कि इस अल्फा पार्टिकल में जो स्फीयर के अंदर है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो चुका होगा अभी तक। इसका पोटेंशियल यहाँ पे 10⁻⁶ वोल्ट है, पढ़ाना भी पीछे कैसे ही 10⁻⁶ वोल्ट, ठीक है, इसका पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट। तो इतने हाई पोटेंशियल के कारण इसकी वेलोसिटी, जब ये बम्बार्ड होगा, इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ चुकी होगी, ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इसको बम्बार्ड करेगा, जब बम्बार्ड करेगा तो ये टूटेगा, ये टारगेट टूटेगा, जो भी हमने टारगेट इस पर रखा है ये टूटेगा, और हमें वो पता चल जाएगा, फाइंड कर लेंगे कि ये पार्टिकल जो है किन और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ओके स्टूडेंट, तो लास्टली ये भी जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का, ये किस में किया जाता है, एक चैम्बर में किया जाता है, ठीक है, एक स्टील के चैम्बर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, एज द चार्जेस ऑन द स्पेरिकल शेल इज वेरी हाई। ओके, जैसे जैसे चार्जेस यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे,
Then leakage of charge to the surrounding air also increases. To prevent the leakage of charge, the generator is enclosed inside a steel chamber. Okay, और steel chamber को मैं किससे denote कर रहा हूँ? Suppose C से denote कर रहा हूँ. And this chamber is filled with the nitrogen or methane at high pressure. Okay, आप चार्ज को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो और चार्ज लीक होके बाहर चले गए सराउंडिंग में, तो आप कैसे उसका पोटेंशियल को बढ़ाओगे? तो पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को मैं स्टील चैम्बर में कर रहा हूँ ताकि वो चार्ज लीक होके बाहर ना चले. ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर. तो आप इसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी जाके आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, थैंक यू.